मैं हिस्ट्री की तरह था, बस एक याद बन थम गया। वो जियोग्राफी सी मौसम दर मौसम बदलती रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी पर आधारित अर्थव्यवस्था का हमारा आज लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। एनसीईआरटी पर आधारित हमारे प्रश्न संग्रह है और इसमें हमने पुरानी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे आ चुके हैं अर्थव्यवस्था के, उनको आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है प्यारे बच्चों। कोई टॉपिक रहेगा निर्धनता एवं बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? बताओ किसने दी है निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो भैया जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कार्ल मार्क्स ने दी या नर्कशे ने दी, एडम स्मिथ ने दी या अमर्त्य सेन ने दी थी। तो याद रखना नर्कशे ने दी थी भैया, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्कशे ने दी थी। और नर्कशे जो इनका पूरा नाम अगर मैं बताऊँ रेगनर रक्षरे भैया, तो रेगनर नर्कशे ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगनर नर्कशे की है, ऐसे लिखा जाता है इनका नाम। इन्होंने ये दी, इन्होंने कहा भैया जो अल्पविकसित देश है ना, जो गरीब देश हैं, उन देश के लोग हमेशा गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, ऐसा इनका कहना था। और ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिस कारण ये इसमें गरीबी की दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन गरीब देशों के लिए, और ये देश हमेशा गरीब बने रह जाते हैं। ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही काम चलता है, अगर किसी कहीं गरीबी है तो फिर लो प्रोडक्शन होता है वहाँ, और लो प्रोडक्शन होता है तो लो इनकम होती है, लो इनकम होती है तो लो डिमांड है, उधर लो डिमांड है तो लैक ऑफ कैपेसिटी है। ठीक है, उन लोगों की क्षमताएं कम है, जो उनकी डिमांड कम है तो क्षमताएं कम है, तभी तो डिमांड कम हो रही है। फिर वो लोग लो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लो इन्वेस्टमेंट है तो फिर लो प्रोडक्शन भी लो होता है, और लो प्रोडक्शन है फिर डिमांड का, फिर गरीबी, लो प्रोडक्शन गरीबी, भाई गरीबी तो लो प्रोडक्शन का कारण है। तो ये 22 वर्षा की तरह एक चक्कर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भैया, लो प्रोडक्शन, लो इनकम, लो डिमांड, लैक ऑफ कैपेसिटी, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन, पॉवर्टी, फिर वो देश गरीब का गरीब ही रह जाता है। यही कहा है रेगनर नर्कशे ने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा सूचकांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताओ भारत में गरीबी की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक या बहुआयामी गरीबी सूचकांक? तो बताओ कौन सा भारत में सबसे अच्छा है भारत की गरीबी को मापने के लिए? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भैया, जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी, तो ये जो है ये भारत की गरीबी नापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें जो शामिल किया जाता है, कुछ कारकों को शामिल किया जाता है इसमें, और तब जाकर गरीबी निकाली जाती है। एक तो शिक्षा, कि लोग शिक्षित कितने हैं वो देखा जाता है। दूसरा देखा जाता है भैया स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है ये देखा जाता है। ठीक है, और तीसरा देखा जीवन निर्वाह, कि वो जीवन अपना कैसे निर्वाह कर रहे हैं, जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ शामिल करके भैया बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाला जाता है, और भारत के लिए सबसे अच्छा यही है भारत की गरीबी को निकालने के लिए, भारत की गरीबी का मापन के लिए भैया यही है। इसमें देखो हेल्थ को शामिल किया जाता है, इसमें एजुकेशन को शामिल किया जाता है, इसमें लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है, और उसमें फिर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तब जाकर भैया भारत में गरीबी का डायमेंशन यानी माप किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी में से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? बताओ, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बेरोजगारी से बड़ी गरीबी बढ़ती है, किस कारण बेरोजगारी से गरीबी बढ़ जाती है? गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, या ब्याज दर बढ़ती है? तो बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है वो ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो याद रखना, जो बेरोजगारी होती है, बेरोजगार गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, जिससे उनकी संख्या बढ़ने लगती है और ये गरीबी का कारण बनते हैं। तो याद रखना भैया, गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है, जिसको बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती रहती है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो भारत में जो ज़्यादातर बेरोजगारी है प्यारे बच्चों, वो कैसी है? प्रौद्योगिकी की बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है, संघर्ष संबंधी है, या संरचनात्मक बेरोजगारी है? तो बताओ भारत में इनमें से किस प्रकार की ज़्यादा बेरोजगारी है? तो याद रखना भैया, भारत में जो है ना वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, यही ज़्यादा मिलती है भारत में। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये याद रखना। यही भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को, और विकासशील देशों में ज़्यादातर यही बेरोजगारी है भाई, संरचनात्मक बेरोजगारी है। यानी अब कह लो जॉब तो हैं लेकिन उस हिसाब से लोगों के पास योग्यता नहीं होती है, ये एक बड़ा कारण है। और वो क्या है कि आप शिक्षा उनको ढंग से स्किल नहीं दे पाए हैं, जनसंख्या है उधर, जॉब भी है, आप उसको ना तो उनसे ढंग से शिक्षा दे पाए, ना ही ढंग से आप स्किल दे पाए, इसलिए वो संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं। तो स्ट्रक्चरल बेरोजगारी क्या होती है भैया? जब जॉब तो है इकोनॉमी में लेकिन आप उसके हिसाब से लोगों के पास योग्यता नहीं है, बेरोजगार खूब घूम रहे हैं लेकिन योग्यता नहीं है। मान लो ITI मांग रहे हैं, लोगों के पास ITI नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन अब AI आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं है, तो इसके कारण क्या वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है, छिपी हुई योग्यता नहीं रहती है लेकिन जॉब होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, बेरोजगार लोग होते रहते हैं, इसको संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? बेरोजगारी व्यक्तियों से, छिपी हुई बेरोजगारी क्या बेरोजगार व्यक्तियों से है, गृहिणियों में बेरोजगारी से है, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी से, या किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों की के संलग्न होने से। तो भैया किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, उसको छिपी बेरोजगारी या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, ये जो छिपी हुई बेरोजगारी, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है भैया, ये आपको कहाँ दिखेगी? ये दिखेगी जी आपको कृषि क्षेत्र में। तो याद रखना, कृषि क्षेत्र में ये बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? बताओ, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या नीति आयोग? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बताओ भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखना भैया, भारत में नीति आयोग जो है वो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। याद रखना, हमारा जो NSO है वो आंकड़े इकट्ठा करता है, फिर उनको जारी कौन करता है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत में गरीबी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती? बताओ। तो भारत में गरीबी मापन की कौन सी विधि है जो NSO प्रयोग में नहीं लाता है? सामान्य प्रमुख स्तर, चालू मासिक स्तर, चालू साप्ताहिक दर स्तर, या चालू दैनिक स्तर? तो बताएं क्या आंसर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लगातार शेयर करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। तो बताएं भारत में बेरोजगारी के मापन निम्न में से NSO किसको शामिल नहीं करता है? तो याद रखना भैया, चालू मासिक स्तर को नहीं करता है। बाकी सामान्य प्रमुख स्तर, जिसको यूजुअली प्रिंसिपल स्टेटस बोलते हैं, इसको यूज करता है। करंट बिजली स्टेटस को भी यूज करता है, करंट डेली स्टेटस को भी, हर घंटे की महंगाई को भी वो देखता है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, ये सब। लेकिन उसमें भी मासिक स्तर को नहीं मापा जाता है, याद रखना। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु तो निम्न में से कौन सी विधि या विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो बताओ। तो भैया इसका आंसर ऊपर वाले का क्या है? जो करंट मंथली स्टेटस है उसको नहीं देखता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो गरीबी के अनुमान के लिए भैया कौन सी विधि है? शिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग विधि, या प्रति व्यक्ति आय? तो बताइए भारत में गरीबी मापन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना भैया, भारत में जो गरीबी विधि के लिए 3 प्रकार से, एक तो शिरों को गिना जाता है, कितने लोग हैं, फिर कैलोरी वो कितना खा रहे हैं, या पारिवारिक उनका परिवार कितना उपभोग कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय नहीं रहेगी, उससे तो आय कैलकुलेट होगी। तो 1 2 3 भैया शिरों की गणना की जाती है, कैलोरी कितनी ले रहे हैं और पारिवारिक उपभोग कितना है, उनका परिवार कितना खर्चा कर रहा है या खा रहा है वो, तो उसको भैया गरीब मापा जाता है, कितना खर्चा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुल राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्यों की? तो बताओ। तो दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उस तरह क्यों की? बताओ क्यों है कुछ राज्यों में गरीबी रेखाएं ज़्यादा दिखाई गई है अन्य राज्यों की तुलना में? क्या आंसर होगा इसका? तो भैया ऑप्शन पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा। तो पहला ऑप्शन है, गरीबी की दर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है।
कीमती स्तर पर अलग अलग राज्य में अलग अलग है क्या? ऐसा इसलिए अधिकारी गरीबी राज्य, सकल राज्य उत्पाद भिन्न भिन्न होती है इसलिए भिन्न, बिल्कुल ठीक बात है भैया। अलग अलग राज्य की जीडीपी अलग अलग होती है तो इसलिए वहाँ गरीबी भी अलग अलग तरीके से दिखेगी, याद बात है। सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग है, ये तो नहीं है जी, पीडीएस की गुणवत्ता अलग है, ऐसा तो नहीं कह सकते। आय का वितरण मापा जाता है, बताओ आय का वितरण किससे मापा जाता है? तो बताइए आय का वितरण कैसे मापा जाता है? कौन सा कर्व से आपको आय का वितरण दिखाई देता है? तो बताएं जल्दी से, आय का जो वितरण है वो किससे मापा जाता है? तो याद रखना भैया वो लॉरेंज कर्व से, लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व भी एक तरफ आय दिख रही है, दूसरी तरफ आय का प्रतिशत है, दूसरी तरफ क्या है? गरीबी। एक तरफ गरीबी है, ये है। तो याद रखना भैया ये ऐसे जा रही लाइन, ये गरीबी रेखा वाली लाइन है, क्या है? गरीबी रेखा है। और यहाँ है गरीब, गरीबी रेखा से गरीब। तो ये जो कर्व है बीच वाला, जो ये गैप बना हुआ, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व क्या है भैया? दो गरीबों के बीच का अंतर दिखाता है, दो गरीबों के बीच का अंतर दिखाता है, याद रखना, उसको कहते हैं लॉरेंज कर्व। तो याद रखना लॉरेंज कर्व जो बनता है प्यारे बच्चों, इस कर्व को आप ध्यान ना दें, मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है, इसको ध्यान दें। ये मान लो ये गरीबी है, ये गरीब लोग हैं, ये आय है उनकी, ठीक है? तो याद रखना ये। अब क्या है, जब आय बढ़ती है तो भैया ये मान लो एक लाइन खींच दी गई यहाँ से, ये है पॉवर्टी लाइन। ये क्या है? पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा। इससे नीचे वाले लोग बीपीएल हैं, इससे ऊपर रहने वाले लोग भैया गरीब नहीं हैं। अब क्या है, अब यहाँ पर एक रेखा रख दी गई भैया, जो गांव में कितना 35 रुपये खर्च कर रहा है और शहर में 47 रुपये खर्च कर रहा है रोज़, वो गरीब नहीं है। अब मान लो कोई 10 रुपये खर्च कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, कोई 30 कर रहा है। तो ऐसे करके जब इन बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो बीच में ये गैप बनता है यही कहलाता है लॉरेंज कर्व, याद रखना। दो गरीबों के बीच के अंतर को बताता है लॉरेंज कर्व, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी और आय के बीच के अंतर को भी बताता है क्या? लॉरेंज कर्व। अगला क्वेश्चन है गरीबी। अब कभी क्वेश्चन आए कि भैया लॉरेंज कर्व का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे भैया लॉरेंज कर्व का संबंध है दो गरीबों के बीच के अंतर को दिखाता ही है, आय और गरीबी के असमानता को बताता है, या आय के वितरण का माप भी आप कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया किसने? बताइए किसने गरीबी की संस्कृति का विचार दिया दुनिया को? ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया, गुरनार मिल्डर द्वारा दिया गया, आशीष बोस द्वारा, या अमित्य सेन? तो बताइए क्या आंसर है भैया? गरीबी की संस्कृति का मापन किसने दिया दुनिया को? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करते भैया। तो इसका जो आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, ऑस्कर लुईस द्वारा दिया गया। अच्छा, ऑस्कर जो लुईस हैं, ये प्यारे बच्चों जो रहने वाले हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इनके बारे में याद रखना, ये बड़े लोकप्रिय कवि इकोनॉमिस्ट माने जाते थे। 1950 के ये कवि हैं, 1950 में बड़े लोकप्रिय ये कवि थे, सॉरी कवि नहीं, इकोनॉमिस्ट थे, सॉरी इकोनॉमिस्ट थे, ऑस्कर लुईस द्वारा। और इनका कहना था कि जो गरीब है ना, गरीबी को व्यक्तिगत कार्यों का परिणाम नहीं है, व्यक्तिगत कार्य। अब व्यक्ति अपने कारण गरीब नहीं है, बल्कि वो समाज के कारण गरीब है। इसमें सामाजिक कारण होते हैं बहुत सारे, याद रखना। इन्होंने कहा व्यक्तिगत कारण से व्यक्ति गरीब नहीं है, व्यक्ति सामाजिक कारणों से गरीब, और बहुत सारे कारण फैक्टर काम करते हैं, इनका ये कहना था। चलो अगला क्वेश्चन है चक्रीय निर्धन। अब वो खुद लुईस का कहना भी, हम उस पर बिल्कुल ऑस्कर लुईस ने कहा चक्रीय निर्धन वे हैं। तो चक्रीय निर्धन किसको बोलते हैं? जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते हैं, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं और यदा कदा निर्धन रहते हैं। तो बताओ कौन से हैं? चक्रीय निर्धन किसको बोलते हैं भैया? जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन रहते हैं। कभी वो गरीब हो जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, तो उसको बोल देते हैं चक्रीय निर्धन है भैया। कभी गरीब है, मौसमी गरीब है, टाइम पर गरीब होते रहते हैं। अच्छा, जब कभी आ जाता है पैसा, फिर खत्म हो जाता, गरीब हो जाते हैं, पैसा आ जाता तो वो गरीब नहीं रहते, गैर निर्धन कह सकते हैं। अमीर तो नहीं कहेंगे, गैर निर्धन ही कहेंगे कि भैया गरीब निर्धन नहीं है, गरीब नहीं है, ये कह सकते, लेकिन ये नहीं कहेंगे अमीर है वो। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई? तो बताइए भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति, या हाशिम समिति? तो बताएं जल्दी से, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, बनाई गई थी, वो हाशिम समिति बनी थी भैया, याद रखना। सिर्फ शहरों के लिए पूछ रहे हैं, पूरे भारत के लकड़वाला ने दिया है बीपीएल का कॉन्सेप्ट, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम आयोग की स्थापना की गई थी, जो प्रोफेसर HR हाशिम थे, उन्हीं के नेतृत्व में। और इन्होंने 2012 में अपनी रिपोर्ट दी थी। 2012 में रिपोर्ट दी किसने? हाशिम समिति ने, याद रखना प्यारे बच्चों।
इनकी रिपोर्ट आई थी 2012 में, ठीक है। उन्होंने जो पद्धति उसमें आवासों को, सामाजिक व्यवसायिक कमजोरियों को पकड़ने पर जोर दिया था। इन्होंने देखो भैया व्यापार में क्या कमजोरी है, समाज में क्या कमजोरी है, जब ये आवास मतलब कि अपने घरों में किस प्रकार से ये किस प्रकार का खर्चा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये उस प्रकार से इन चीज़ों को भैया इसने व्यापारिक, सामाजिक और आवासीय क्षेत्रों में जो कमजोरियाँ ढूंढने का प्रयास किया था हाशिम जो प्रोफेसर HR हाशिम थे, उन्होंने रिपोर्ट 2012 में रिपोर्ट भी दी। अगला क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ, बताओ। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था? एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे, ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार जो लिंक था, क्या ये हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण काम हुआ था, किस कार्य की शुरुआत हुई थी, बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना भैया, एकीकृत ग्राम विकास शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1980 को, है ना। एकीकृत ग्रामीण विकास ये शुरू हुआ 1980 को, ये काम शुरू हुआ था। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि ग्रामीण जो निर्धन परिवार हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। तो याद रखना कि वो कम से कम गरीबी रेखा से नीचे ना चले जाएं। और इसके लिए 1999 भैया इन्होंने स्वर्ण जयंती रोजगार योजना भी शुरू की थी, याद रखना। तो भैया ये जो है BPL पंचवर्षीय योजना के तहत ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ एकीकृत, ये हुआ था, डेट मैंने आपको बताई थी 2 अक्टूबर 1980 को शुरू हुआ था। उसके बाद 1999 एक कार्यक्रम और शुरू हुआ था, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार कभी कभी पेपर में आ जाते हैं भैया। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? तो ये 1999 में, याद रखना। और एकीकृत ग्रामीण विकास 2 अक्टूबर 1980 को ये शुरू हुआ था प्यारा बच्चों। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह का विचार दिया, बताओ। तो स्वयं सेवा समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं SHG, ये विचार किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने, मोहम्मद यूनुस ने, S चक्रवर्ती ने, वेंकैया नायडू ने। तो बताओ किसका था ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो था? तो भैया याद रखना मोहम्मद यूनुस ने दिया था ये, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो मोहम्मद यूनुस का कॉन्सेप्ट भैया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आए थे भैया वो बांग्लादेश में आए थे, याद रखना। और बांग्लादेश में, भारत में जो लागू हुए वो एक कमेटी आई थी, कालिया कमेटी, कालिया समिति की सिफारिश से भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप आए थे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? स्वयं सहायता समूह किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्वयं सहायता समूह होती है भैया जब ये लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं, खुद की सहायता खुद करें। मान लो कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई, महिला पुरुष दोनों होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कम से कम 10 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकते हैं ना। उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, महिला हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ये लोग इकट्ठे हो जाए और सरकार से कुछ डिमांड करें कि भैया हमें डेयरी खोलनी है, हमें लोन दे दो, तो लोन मिल जाता है। सरकार दरी बनाने के कारखाने, मोमबत्ती बनाने के लिए या चटाई बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें काम इनको दे दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह कि भैया ये खुद से अपना रोजगार जनरेट कर लें, खुद की सहायता खुद कर लें, इसलिए सरकार लोन दे देती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, बताओ। तो वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं? जब अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना सामान्य स्थिति बेरोजगारी बोला जाता है भैया, उसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार निम्नतम जीवन यापन सीमा रेखा कितनी है, बताओ। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार दुनिया में बताओ गरीबी रेखा से नीचे किन लोगों को माना जाता है, कितना? 1.99 अमेरिकी डॉलर से कम, 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम, या 3.65 अमेरिकी डॉलर से कम, या 5 अमेरिकन डॉलर से कम अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, कमाना नहीं है भैया, खर्च है। तो देखो भैया क्या है आंसर, तो याद रखना वो है $2.25। और हर इंडिया के लिए, भारत के लिए बताया था, पूरी दुनिया के लिए $2.25 जो व्यक्ति दिन में प्रतिदिन नहीं खर्च कर पा रहा है तो वो क्या है, गरीब है। और भारत के लिए 1.99 था भैया। और सॉरी ये कमाने के लिए था, ये आय के लिए था, खर्च के लिए नहीं था, ये आय के लिए था, कमाना। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट किससे होता है भैया? तो गिनी कोफिशिएंट का जो संबंध है भैया वो गरीबी से, याद रखना। गिनी कोफिशिएंट का संबंध किससे है? निर्धनता से है। तो गिनी कोफिशिएंट निर्धनता बताता है भैया। आपके सामने जो है ये लोरेंज कर्व है, याद रखना, लोरेंज कर्व।
एक तरफ ये मान लो कि एक तरफ क्या है, गरीबी है, ये लोवेस्ट हाई जो लिखा हुआ है पॉपुलेशन गरीबी, इधर आय लिखी हुई है, आय है ये। तो ये कहता है भैया जो ये है ना, ये गरीबी रेखा की लाइन है, ये जो है लाइन इक्वालिटी की है, ये पॉवर्टी की लाइन है। इससे नीचे गरीब रहते हैं, इससे ऊपर कौन हो जाते हैं, अमीर। तो याद रख, अगर ये सब के सब लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएं, कि ये जो गरीब है भैया, ये क्या है, दो गरीबों के बीच का अंतर है। ये कहते हैं अगर ये सब के सब यहाँ शिफ्ट हो जाएं, अगर जी का मान कितना हो जाए, ये सब के सब यहाँ होगा तो जी का मान 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब कोई भी गरीब व्यक्ति नहीं है। अगर जी का मान 1 है, ये सब के सब, ये लाइन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, सब के सब गरीब हो जाए, जी का मतलब 1 हो जाए, यानी तो इसमें सब गरीब हैं, सब गरीब हैं, कोई गरीब नहीं। तो याद रखना, हमेशा जो जी का मान होता है वो 1, 0 और 1 के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना, जी का मान हमेशा इतना रहता है। जी इजकल टू गिनी कोफिशिएंट, जी कोई भैया गिनी कोफिशिएंट जी को जी से ही दर्शाते हैं इसको। जो इकोनॉमिक क्लास होगी तो और अच्छे से इसको समझाएंगे आप लोगों को। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं और हमारे सुकरिया सिविल सर्विस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी इसको आंसर सहित। इसके अलावा और भी जो भी PDF चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएंगी। नोट्स की PDF चाहिए, किसी भी चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल सकती हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करना। इतिहास की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, NCERT पर आधारित पूरा प्रश्न संग्रह प्रीवियस ईयर सहित, और ज्योग्राफी का भी लगभग समाप्त है, और इकोनॉमी का भी भैया तीसरा अर्थव्यवस्था का, इसको भी जाकर देखें। इससे पहले 2 क्लासेज भी आप जाकर देख सकते हैं, 2 या 3 क्लासेज हो चुकी हैं इसकी, ये चौथा लेक्चर था। तो भैया जो नए व्यूवर हैं वो बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, लगातार मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।